हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम जो है बीपीसी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में। ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं, जो कि रिलेवेंट रहेगा, जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया, रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें। तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में। जब तक आपको इतना नहीं आएगा, इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग वुड गो इन ए राइट डायरेक्शन and best of luck for your exam। चलिए देखते हैं, करते हैं। On easy learning, in this part of the video we'll cover unit 3 of block 2. We have already covered block 1 all the units and block 2 to unit 2, and all the blocks they have been posted and uploaded and you can find them out in the playlist। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि यूनिट 3 में जो है वो क्या है। इसमें एक्सेप्शनल चाइल्ड इन स्कूल के बारे में दिया हुआ है। इस पार्ट में हम आपको 3.5.3 तक करेंगे। कहाँ तक करेंगे? 3.5.3 तक करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये। देखिए सबसे पहले जो है इसमें वह है आपका इंट्रोडक्शन 3.0 में, ठीक है। अब देखना ये होगा कि इस इंट्रोडक्शन में दिया क्या है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक आवर्स एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू एजुकेशन। कहते हैं जैसे हमारा देश क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, आपको पता है कि गणतंत्र देश है हमारा। तो इसमें हर एक बच्चे के पास शिक्षा का अधिकार है। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू एजुकेशन। No child should be deprived of education appropriate to him or irrespective of him or being abled or differently abled। कोई भी बच्चे जो है वो शिक्षा से वंचित नहीं हो, उनको जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। appropriate to him, और जितना हो सके उतना दी जानी चाहिए, इसलिए दे रखा है appropriate to him, irrespective of him or being abled or differently abled। और ये नहीं देखा जाए, irrespective किया जाए कि वो कितना उसको सीखने के लायक है, बीइंग एबल्ड है, या कितना वो दूसरे से अलग है, डिफरेंटली एबल्ड है। द स्कूल सिस्टम शुड वेलकम ऑल चिल्ड्रन टू मीट देयर वेरिड नीड्स। हमारे जो स्कूल की जो व्यवस्था या सिस्टम है, उन्हें इन बच्चों की जो अलग अलग नीड है, वेरिड नीड मीन्स अलग अलग नीड, उनको पूरा करने के लिए, मीट मतलब यहाँ होगा पूरा करना, ठीक है। सभी बच्चों को अपनी ज़रूरतों की नीड को पूरा करने के लिए स्कूल सिस्टम को स्वागत करनी चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन ड्यू टू डिफरेंट डिग्रीज ऑफ मैच्योरिटी और ग्रोथ। कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में अगर देखा जाए तो, क्योंकि उनके अंदर में जो मैच्योरिटी और ग्रोथ की जो स्तर होती है, डिग्री होती है, वो अलग अलग होती है। हर एक बच्चे की मैच्योरिटी और ग्रोथ डिफरेंट काइंड्स की होती है, इसी कारण से उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है। बीएड में क्वेश्चन भी है कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट चिल्ड्रन फॉल इन द एवरेज और नॉर्मल ग्रुप इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट देयर आर सम चिल्ड्रन हु आर मार्केटली डिफरेंट इन सर्टेन वेज फ्रॉम द जनरल और एवरेज पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे दे रखे हैं कि अधिकतर बच्चे जो हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, तो या तो एवरेज होते हैं या वो नॉर्मल में होते हैं, ठीक है, अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इन जो सर्टेन जो वेज हैं उनसे बिल्कुल ही अलग है, मार्केटली डिफरेंट है। उनके अंदर ना तो जनरल साइन देखा जाता है और ना ही उनके अंदर में जो है वो आपको एवरेज देखा जाता है। वही कह रहे हैं अगर हम बच्चों की पॉपुलेशन को देखें तो ना तो ऐसे बच्चे समान तरीके से पढ़ पाते हैं, ना ही एवरेज ही हो पाते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं।
दीज चिल्ड्रन आर कॉल्ड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होते हैं, तो आप ये आंसर दे सकते हैं कि मोस्ट चिल्ड्रन फॉल इन द एवरेज और नॉर्मल ग्रुप इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट देयर आर सम चिल्ड्रन हु आर मार्केटली डिफरेंट इन सर्टेन वेज फ्रॉम द जनरल और एवरेज पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन। अगर आप इतना भी दे देंगे तो आपको एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का डेफिनेशन मिल जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शनल जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है। ठीक है, इन दिस यूनिट वी शैल फर्स्ट डिस्कस अबाउट एन एक्सेप्शनल चाइल्ड। कहते हैं इस यूनिट में सबसे पहले हम एक्सेप्शनल चाइल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में देखेंगे। एंड द वेरियस एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर देम, और उनके लिए शिक्षा का कौन कौन सा प्रोग्राम अपनाया गया है उनको देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें दे रखे हैं यहाँ पर में कि दिस विल बी फॉलोड बाय स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम्स। क्या कह रहे हैं कि इससे क्या होता है कि स्पेशल जो एजुकेशनल प्रोग्राम होता है उनको लागू किया जाएगा। ऑफर टू द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ देयर एक्सेप्शनलिटी, और इन बच्चों को प्रोग्राम ऑफर कराए जाएंगे उनके एक्सेप्शनलिटी के आधार पर में। Lastly, the concepts of integration and inclusion in the education of the children with special needs will be discussed। और अंत में जो इंटीग्रेशन है और एजुकेशन की जो इंक्लूज़न है इन बच्चों के लिए, इंटीग्रेशन का मतलब मिला के कोई चीज़ एक जगह करना, और इंक्लूज़न का मतलब उनको उसमें डालना या समाहित करना, जिसमें कि स्पेशल नीड्स की जो ज़रूरत होती है ऐसे बच्चों के लिए, उनको भी डिस्कस किए जाएंगे। This unit then will have its section discussing the exceptional child in the school and how he or she should be handled etc। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे how होंगे। और इस यूनिट में जो है हम जो है एक्सेप्शनल चाइल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जो स्कूल में बच्चे होते हैं उनके बारे में, और ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल की जानी चाहिए उसके बारे में देखेंगे। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। तो आपको इससे पता लग गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब आगे जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स, कि आखिर में इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किस चीज़ के लायक हो पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद आप किसके लायक हो जाएंगे, आप एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को परिभाषित कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे। डिस्क्राइब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में आप वर्णन कर पाएंगे। इलिस्ट्रेट द टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो होती है उनके प्रकार के ऊपर आप प्रकाश डाल पाएंगे, एलिसिडेट कर पाएंगे। एक्सप्लेन द एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन द स्कूल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए स्कूल में एजुकेशनल क्या क्या प्रोग्राम होनी चाहिए उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। डिफाइन मेंटल रिटार्डेशन, आप मेंटल रिटार्डेशन जो है उनको आप डिफाइन कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके इल्यूसिडेट स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफर्ड टू द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए क्या खास एजुकेशनल प्रोग्राम्स लगाए गए हैं या दिए गए हैं उनको आप प्रकाश डाल पाएंगे उसके ऊपर। एनालाइज द इंटीग्रेशन ऑफ द लर्निंग डिसेबल्ड इनटू द मेन स्ट्रीम, कहते हैं लर्निंग डिसेबल्ड जो है उनको सही तरीक़ा से फिट करने के लिए उसको मेन स्ट्रीम कहा गया है। उनकी इंटीग्रेशन कैसे किया जाए उनको आप विश्लेषण कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। एंड एक्सप्लेन द न्यू रिफॉर्म्स ऑफ इंक्लूजन इन देयर एजुकेशन, और साथ में उनकी शिक्षा में नए क्या सुधार है जिनको डालना है, ज़रूरी इंक्लूजन है, उनके ऊपर आप व्याख्या या एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो है 3.2 में चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले एक्सेप्शनल चाइल्ड जो होते हैं उनका डिफिनेशन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिए हुए हैं कि एन एक्सेप्शनल चाइल्ड इज़ वन हु डिविएट्स फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली और सोशली फ्रॉम द नॉर्मल और एवरेज चाइल्ड so markedly that he cannot receive maximum benefit from the regular school program and requires modification in the school practices and programs, or requires special educational services or supplementary instruction and services to enable him or her to develop to their maximum capacity।
देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत लंबा है, तो इसको हम ब्रेक कर करके समझेंगे कि आखिर क्या दे रखे हैं इसमें। ठीक है, कहते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड वो होते हैं, यहाँ पे वन का मतलब वो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं हु डिविएट्स मतलब अलग होते हैं, किससे? फिजिकली, उनका शारीरिक बनावट क्या होते हैं? अलग टाइप से होते हैं। उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है इंटेलेक्चुअली वो भी अलग होते हैं, इमोशनली वो अलग होते हैं, सोसाइटी में अगर वो रहते हैं तो वो अलग टाइप से होते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मल जो एवरेज चाइल्ड होते हैं, खास करके दे रखा है मार्केटली, उनसे ही अलग होते हैं। ठीक है, और ये इतने ज़्यादा अलग होते हैं कि ही कैन नॉट रिसीव मैक्सिमम बेनिफिट, कि ये अधिक से अधिक वह बच्चे क्या करते हैं, वो बेनिफिट लाभ नहीं ले सकते हैं। किससे नहीं ले सकते हैं? तो रेगुलर स्कूल प्रोग्राम से नहीं ले सकते, एंड रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन इन द स्कूल प्रैक्टिसेस। और ऐसे बच्चों को जो है स्कूल में अगर प्रैक्टिसेस हो रहे होते हैं तो उनके लिए आपको सुधार की ज़रूरत होती है, और रिक्वायर्स स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज, या उनके लिए एक ख़ास एजुकेशनल सर्विसेज या सप्लीमेंट्री एजुकेशन जो है उनके लिए ज़रूरत होती है। मतलब सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि उनको अलग से जो है कुछ ना कुछ पढ़ा करके सिखाया जाता है। एंड सर्विसेज टू इनेबल हिम हर, और कुछ ऐसी सेवाएं या सर्विसेज प्रदान किए जाते हैं उनको योग्य बनाने के लिए कि जिससे कि वो अपनी कैपेसिटी का अधिक से अधिक जो है वो यूज़ कर सके अपने आप को डेवलप करने में। आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Such a child begins to show signs of exceptionality from birth or during the developmental stages, as the child races ahead of others or lags behind in terms of growth and development in various dimensions, ways physical, mental, emotional, social, and moral, to such an extent that he or she exhibits problems and maladjustments in academics, the school setting itself, in behavior, and in terms of adjustment problems with other children. ये यहाँ पे दे रखे हैं कि ऐसे प्रकार के जो चाइल्ड होते हैं वो एक्सेप्शनलिटी की साइन जो है दिखाना शुरू कर देते हैं जन्म से ही। मतलब जन्म से ही ऐसे बच्चे पता होने शुरू हो जाता है कि ये जो है इनके अंदर एक्सेप्शनलिटी आने लगी है। या ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस एज द चाइल्ड रेसेस अहेड ऑफ अदर्स और लैग्स बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, या डेवलपमेंटल जो स्टेजेस होते हैं बच्चों के, जिसमें बच्चे छोटे से बड़े होना शुरू हो जाते हैं, उनमें भी दिखाई पड़ते हैं कि और जो बच्चे होते हैं वो उनसे आगे निकल जाते हैं और वे ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में पीछे रह जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे डायमेंशन हैं, जैसे फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और मोरल है, वो हासिल नहीं कर पाते हैं उस हद तक, टू सच एन एक्सटेंट दैट ही और शी एग्जिबिट्स प्रॉब्लम एंड मैल एडजस्टमेंट इन एकेडमिक्स। और साथ ही साथ वो एकेडमिक्स में और स्कूल की सेटिंग में जा कर के वो उतना अच्छा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, वहाँ पर में जा कर के वो सही तरीके से जो है एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसी को मैल एडजस्टमेंट कहा गया है, या वहाँ पे वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं। उसके अंदर में बहुत सारी बिहेवियर की समस्या होती है, साथ ही साथ और भी जो उनके साथ बच्चे होते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। वहीं दे रखे हैं एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स विद अदर चिल्ड्रन। आगे दे रखे हैं एन एक्सेप्शनल चाइल्ड हैज़ सम नीड्स लाइक दोज ऑफ द नॉर्मल चाइल्ड। कहते हैं नॉर्मल चाइल्ड की तरह एक्सेप्शनल चाइल्ड की भी कुछ ज़रूरतें होती है, एंड लाइक हिज पीयर ग्रुप चिल्ड्रन, और अपने साथ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी तरह, इसी को पीयर ग्रुप चिल्ड्रन कहा गया है। एंड डज हैव सम डिफरेंट नीड्स पर्टिनेंट टू द चाइल्ड्स ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सेप्शनलिटी, और इनके पास भी कुछ अलग टाइप की ज़रूरतें होती है जो कि बच्चों की अपनी खास प्रकार की जो है एक्सेप्शनलिटी की तरह होती है। ठीक है, चाइल्ड्स ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सेप्शनलिटी। सिंस द चाइल्ड हैज़ सम स्पेशल नीड्स, ही शी इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। क्योंकि ऐसे बच्चों को कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ खास ध्यान की ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसे बच्चों को जो है वह स्पेशल नीड्स वाले बच्चे के रूप में भी गिनती की जाती है या रेफ़र की जाती है। आगे चलते हैं। आगे दिए हुए हैं
टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ऑल चिल्ड्रन एग्जिबिट डिफरेंसेस फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, दैट इज सम आर शॉर्टर, सम आर स्ट्रॉन्गर, and learning abilities, that is some learn quickly and are able to remember and use what they have learned in new situations। कहते हैं यहाँ पे ये जितने भी सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, ऑल चिल्ड्रन, वो अपने अपने डिफरेंसेस दिखाते हैं दूसरों से, मतलब वो बता देते हैं कि दूसरों से वो कैसे अलग हैं। किसके आधार पर में? तो अपने शारीरिक बनावट या फिजिकल एट्रीब्यूट्स होती हैं उनके आधार पर में। जैसे कि कुछ बच्चे छोटे होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के आधार पे भी वो दिखा देते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे जो है बहुत जल्दी सीख जाते हैं और याद करने के योग्य बन जाते हैं, उन्हें यूज़ भी करते हैं जो भी उन्होंने सीखा है अभी अभी न्यू सिचुएशन में। अदर्स नीड रिपीटेड प्रैक्टिस एंड हैव डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग एंड जनरलाइजिंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स। और जो दूसरे बच्चे होते हैं उन्हें बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है मेंटेन करने में इस चीज़ को, और उस चीज़ को समान तरीके से रखने के लिए। मतलब अगर उन्होंने कोई चीज़ सीख लिया है, कोई नॉलेज या स्किल सीख लिया है, तो उनको अपने पास रखने में उनको बहुत दिक्कत होती है, उनको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दिस डिफरेंसेस अमंग मोस्ट चिल्ड्रन आर रिलेटिवली स्मॉलर, देयर बाय इनेबलिंग दिस चिल्ड्रन टू बेनिफिट फ्रॉम द जनरल एजुकेशन प्रोग्राम। ये जो डिफरेंसेस है अधिकतर बच्चों में, वो रिलेटिवली या एक साथ देखा जाए तो कम होते हैं, और इस तरीके से ये जो चिल्ड्रन होते हैं उनको लायक बना देते हैं कि जो जनरल एजुकेशन प्रोग्राम है उनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट ले। आगे दे रखे हैं कि द फिजिकल एट्रीब्यूट्स और लर्निंग एबिलिटीज ऑफ सम चिल्ड्रन, हाउएवर इन रिगार्ड टू द चिल्ड्रन कॉल्ड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, differ to quite an extent from the norm, either below or above, that they require an individualized program of special education and related services to fully benefit from education। कहते हैं जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होती है या लर्निंग एबिलिटीज़ होती है इन बच्चों में, भले ही कहते हैं इसमें उन चिल्ड्रंस के आधार पर अगर देखा जाए तो वो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के आधार पर होती है, लेकिन ये फ्रॉम द नॉर्म कहते हैं अगर नॉर्म तरीके से देखा जाए तो ये थोड़ा सा जो है अलग होते हैं या कुछ हद तक अलग होते हैं, बिलो और अबव, दैट दे रिक्वायर एन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम ऑफ स्पेशल एजुकेशन। और इससे बाद में पता चल जाता है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको व्यक्तिगत जो है प्रोग्राम, खास स्पेशल एजुकेशन देने की ज़रूरत है, और इस प्रकार के सर्विसेज देने की ज़रूरत है, रिलेटेड सर्विसेज, टू फुली बेनिफिट फ्रॉम एजुकेशन, जिससे कि वो एजुकेशन से पूरा का पूरा बेनिफिट उठा सके। आगे दे रखे हैं इसमें, द टर्म एक्सेप्शनल चाइल्ड इंक्लूड्स ऑल दोज चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन लर्निंग एज वेल एज दोज whose performance is so superior that modifications in curriculum, teaching methodology and instructions are necessary to help them fulfill their potential। कहते हैं ये जो शब्द आपका एक्सेप्शनल चाइल्ड दिया हुआ है, इसमें वो सारे बच्चे शामिल हो जाते हैं जो कि अपने आप को सीखने में परेशानी का सामना करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। साथ ही साथ एज वेल एज दे रखे हैं दोज हुज परफॉर्मेंस इज सो सुपीरियर, या उन सब में देखा जाता है जिनकी परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा सुपीरियर अच्छा होता है, दैट मॉडिफिकेशंस इन करिकुलम, टीचिंग मेथडोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शंस आर नेसेसरी टू हेल्प देम फुलफिल देयर पोटेंशियल। कि जो करिकुलम बनाई गई है, टीचिंग मेथडोलॉजी बनाई गई है, इंस्ट्रक्शन बनाई गई है, उनके अंदर सुधार करने की ज़रूरत होती है, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, और ये चीज़ ज़रूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है, जिससे कि वो अपनी जो शक्ति है, पोटेंशियल है, उन शक्ति से जो है उनको वो पूरा कर सके। आगे चलते हैं। Thus, exceptional children is an inclusive term that refers to children with learning and or behavior problems। कहते हैं इस प्रकार से जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है वह एक इंक्लूसिव टर्म है जो कि बच्चों को जो है बताती है लर्निंग और बिहेवियर प्रॉब्लम के बारे में, फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ जो बच्चों को होती है उनके बारे में, या सेंसरी इम्पेयरमेंट होते हैं उसके बारे में, एंड चिल्ड्रन हु आर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड और हैव ए स्पेशल टैलेंट, या ऐसे बच्चे जिनको इंटेलेक्चुअली गिफ्ट मिला हुआ है या उनके पास कुछ खास का टैलेंट होते हैं। द टर्म स्टूडेंट्स विद
disabilities is more restrictive than exceptional children because it does not include gifted and talented children. कहते हैं जो टर्म स्टूडेंट है, ख़ास करके जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है या स्टूडेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है. रिस्ट्रिक्टेड का मतलब सीमित है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की तुलना में, देन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, बिकॉज इट डज़ नॉट इंक्लूड गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, क्योंकि इसमें जो है गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन शामिल नहीं होते हैं. लर्निंग द डिफिनेशंस ऑफ सेवरल रिलेटेड टर्म्स विल हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनलिटी. कहते हैं अगर आप अनेक प्रकार के शब्दों से इस डेफिनेशन को सीखने का प्रयास कर लेंगे तो ये आपको मदद करेगा अच्छे से अच्छे समझने के लिए और एक्सेप्शनलिटी की क्या कॉन्सेप्ट है उनको जानने के लिए. आगे दे रखे हैं, ऑल्दो द टर्म्स इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप आर समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली, दे आर नॉट सिनोनिमस. कहते हैं भले ही जो टर्म है, शब्द है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप है, ये कभी कभी एक दूसरे के बदले यूज़ किए जाते हैं. इंटरचेंजेबली मीन्स एक दूसरे के बदले, लेकिन फिर भी वो सिनोनिमस नहीं है, एक समान नहीं होते हैं. कह रहे हैं सब अलग अलग होते हैं. अभी पता लग जाएगा इम्पेयरमेंट क्या होती है, डिसेबिलिटी क्या होती है और हैंडीकैप क्या होती है. कभी कभी इंटरचेंजेबली कहते हैं, यूज़ किए जाते हैं समटाइम्स, लेकिन फिर भी वो अलग कैसे होते हैं उसके बारे में नीचे दे रखे हैं. पहला तो है कि इम्पेयरमेंट क्या होती है. ठीक है, तो इम्पेयरमेंट रेफर्स टू द लॉस और रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी पार्ट और ऑर्गन. तो ये किसको रेफ़र करती है कि बॉडी के जो खास पार्ट होती है या ऑर्गन होती है उसमें अगर फंक्शन कमज़ोर पड़ गया, वो सही से फंक्शन नहीं करता है, तो वहीं दे रखे हैं कि अगर फंक्शन सही से नहीं कर पाते हैं तो उसको इम्पेयरमेंट में डाली जाती है. ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट या अगर ऑर्गन है, मान के चलिए उसका लिम ही नहीं है, लिम का मतलब कोई अंग ही नहीं है, गायब हो गया उस, या कोई पार्ट ऑफ बॉडी तो है लेकिन सही से अगर फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो इम्पेयरमेंट में आ जाते. ए डिसेबिलिटी एग्जिस्ट्स व्हेन एन इम्पेयरमेंट लिमिट्स ए पर्सनस एबिलिटी to perform certain tasks, that is walk, see, add a row of numbers in the same way that most persons do. कहते हैं डिसेबिलिटी तब दिखाई पड़ती है, एग्जिस्ट होती है, जब इम्पेयरमेंट लिमिट कर देती है एक पर्सन की एबिलिटी को कुछ खास टास्क को पूरा करने के लिए, जैसे कि वॉकिंग करने में, सी कोई चीज़ देखने में, मान के चलिए रो में नंबर लिखा हुआ है उसको जोड़ने में या ऐड करने में. इन द सेम वे दैट मोस्ट पर्सनस डू, मतलब उसी तरीके से जैसे अधिकतर लोग करते हैं, अगर वो ऐसा करे तो उनको दिक्कत होती है. ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी इज़ नॉट कंसिडर्ड हैंडीकैप. कहते हैं ऐसे पर्सन जिसमें डिसेबिलिटी होते हैं उसे हैंडीकैप नहीं समझा जाना चाहिए. अनलेस अदरवाइज द डिसेबिलिटी लीड्स टू एजुकेशनल, पर्सनल, सोशल, वोकेशनल और अदर प्रॉब्लम्स. जब तक कि डिसेबिलिटी जो होती है एजुकेशनल, पर्सनल, सोशल, वोकेशनल और दूसरी समस्या को जन्म न दे दे. For example, if a child who has lost a leg learns to use a prosthetic limbs and thus functions in and out of school without problems, she is not handicapped. क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल के लिए अगर एक चाइल्ड है जिसने कि अपना एक टांग या पैर गंवा लिया है, उसके पास एक पैर ही नहीं है, वो सीखते हैं लर्न्स टू यूज़ ए प्रोस्थेटिक लिम्ब, प्रोस्थेटिक लिम्ब को यूज़ करना जो है सीखते हैं, और इस तरीके से स्कूल या स्कूल के बाहर जो है वो बिना किसी समस्या के अगर वो फंक्शन करते हैं, मतलब लेग तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर ये सारा काम करते हैं तो उसको हैंडीकैप नहीं माना जाता है. शी इज़ नॉट हैंडीकैप एट लीस्ट इन टर्म्स ऑफ हर फंक्शनिंग इन द फिज़िकल एनवायरनमेंट. अगर हम फिज़िकल एनवायरनमेंट के टर्म के आधार पर देखें तो उनको हैंडीकैप नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सीखने के यहाँ पे योग्य होते हैं, लायक होते हैं, भले उनके पैर नहीं होते हैं, पैर वो गवाए होते हैं. आगे चलते हैं, हैंडीकैप के बारे में दे रखें. हैंडीकैप रेफर्स टू ए प्रॉब्लम और डिसएडवांटेज दैट ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी और एन इम्पेयरमेंट एनकाउंटर्स व्हेन इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट. कहते हैं हैंडीकैप एक ऐसे प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज को बताती है, रेफ़र करती है, जब एक पर्सन के अंदर डिसेबिलिटी होती है या इम्पेयरमेंट होती है जिससे वो सामना करते हैं, एनकाउंटर करते हैं, जब वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं. तो
A disability may pose a handicap in one environment but not in another. कहते हैं डिसेबिलिटी जो होते हैं एक हैंडीकैप को जो है एक एनवायरनमेंट में जो है वो दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है दूसरा एनवायरनमेंट में अगर वो चला जाए तो वो चीज़ वो ना करे, कुछ और करने लगे. The child with a prosthetic limb may be handicapped, that is disadvantaged, when competing against non-disabled peers on the basketball court, but may experience no handicap in the classroom. कहते हैं ऐसे बच्चे जिनके प्रोस्थेटिक लिम्ब जो है होते हैं, हो सकता है कि उनको हैंडीकैप में गिनती किया जाता हो या डिसएडवांटेज्ड में गिनती किया जाता हो जब वो नॉन डिसेबल्ड पीयर्स के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं. तो नॉन डिसेबल्ड का मतलब ऐसे बच्चे जो डिसेबल्ड नहीं हैं, तो पीयर का मतलब साथ में खेलने वाले होते हैं जब वो बास्केटबॉल कोर्ट में जाते हैं खेलने के लिए. तो लेकिन फिर से जब वो एक क्लासरूम में उनको रखा जाता है, वहीं दे रखे हैं, बट में एक्सपीरियंस नो हैंडीकैप इन द क्लासरूम. तो क्लासरूम में जो है ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई हैंडीकैप की लक्षण दिखाई नहीं पड़ती है. इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज ऑल्सो एक्सपीरियंस हैंडीकैप्स दैट हैव नथिंग टू डू विद देयर डिसेबिलिटीज but are the result of negative attitudes and the inappropriate behavior of others who needlessly restrict their access and ability to participate fully in school work or community activities. कहते हैं इंडिविजुअल ऐसे इंडिविजुअल जिनके में डिसेबिलिटी की क्षमता होती है वो भी हैंडीकैप का एक्सपीरियंस करते हैं. खास करके उनको डिसेबिलिटीज से कुछ लेना देना नहीं होती है. दैट हैव नथिंग टू डू विद देयर डिसेबिलिटीज़ बट आर द रिजल्ट ऑफ निगेटिव एटीट्यूड. क्योंकि उनके अंदर में जो एटीट्यूड होती है वो निगेटिव होती है और उनका बिहेवियर जो दूसरों के प्रति होती है वो भी अच्छा नहीं होता है. तो इन्हीं का परिणाम होता है, ये सब रिजल्ट होता है. हु नीडलेसली रिस्ट्रिक्ट देयर एक्सेस एंड एबिलिटी टू पार्टिसिपेट. क्योंकि दूसरे जो बच्चे होते हैं वो बिना किसी ज़रूरत के ऐसे बच्चों को जो है कहीं जाने नहीं देते हैं या उनको जो है स्कूल वर्क में या कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं होने देते हैं. ठीक है. आगे दे रखे हैं द वर्ड हैंडीकैप्ड इज थॉट टू कम फ्रॉम ए गेम दैट इन्वॉल्व ए कैप इन द हैंड. कहते हैं वर्ड हैंडीकैप कहाँ से आया है? माना गया है कि एक गेम से आया है जिसमें गेम का नाम है ए कैप इन द हैंड एंड इट हैज़ द कंटेम्पररी मीनिंग ऑफ असाइनिंग एक्स्ट्रा वेट. और अगर समकालीन मीनिंग अगर इसका देखा जाए तो इसका मतलब है असाइनिंग एक्स्ट्रा वेट ए हैंडीकैप टू बेटर परफॉर्मर्स. मतलब एक अच्छा करने वाला, वही दे रखे हैं. टू लेवल ए प्लेइंग फील्ड एंड एनहांस वेजरिंग. कहते हैं कि एक प्लेइंग फील्ड के रूप में और जो है वेजर को जो है एनहांस करने वाले. ये ट्रेनर का दिया हुआ स्टेटमेंट है 1993 का. अनफॉर्चुनेटली द वर्ड कंजूर्स अप द नेगेटिव इमेज ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटीज बेगिंग इन द स्ट्रीट. कहते हैं दुर्भाग्यवश जो वर्ड है उसमें नेगेटिव इमेज जो है वो दिखाई पड़ती है, कंजूर अप होती है ऐसे पर्सन की जिसके अंदर डिसेबिलिटीज़ होते हैं और वो स्ट्रीट पे या गलियों में भीख मांग रहे होते हैं. In most instances today, the term preferred for use is the person with disabilities rather than using the term handicap. और कहते हैं आजकल बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स या इंस्टेंसेस आपको मिलेंगे जिसमें ये जो शब्द हैं, टर्म हैं, उन्हें अधिकतर जो है ऐसे पर्सन की डिसेबिलिटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं rather than using the term handicap. मतलब हैंडीकैप को यूज़ करने की तुलना में. आगे चलते हैं. इन्हीं को आप कई बार जब रीड करेंगे तब आपको समझ में आएगा. ठीक है. यहाँ पे हम कोशिश करते हैं अधिक से अधिक इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड ही रखते हैं और मीनिंग आपको क्लियर करने का हम प्रयास करते हैं यहाँ पे. तो आप भी अपने तरीके से उसको देख सकते हैं. ठीक है. आगे चलते हैं. आगे है एट रिस्क. रेफर्स टू चिल्ड्रन हु ऑल्दो नॉट करेंटली आइडेंटिफाइड एज हैविंग ए डिसेबिलिटी आर कंसिडर्ड टू हैव ए ग्रेटर देन यूजुअल चांस ऑफ डेवलपिंग वन. कहते हैं ये ऐसे बच्चों के बारे में बताते हैं, भले ही कहते हैं ऑल्दो नॉट करेंटली आइडेंटिफाइड एज हैविंग ए डिसेबिलिटी, जिन्हें कि अभी वर्तमान में ऐसा नहीं लगता है कि उनके अंदर डिसेबिलिटी है, आर कंसिडर्ड टू हैव ग्रेटर देन यूजुअल चांस ऑफ डेवलपिंग वन. लेकिन ऐसा बाद में मालूम पड़ता है कि उनके अंदर में ये चीज़ जो है पहले से भी कहीं ज़्यादा हो गई है.
द टर्म इज़ ऑफ्टन अप्लाइड टू इन्फेंट्स एंड प्री स्कूलर्स। कहते हैं ये जो वर्ड है या टर्म है ये शिशु, नवजात शिशु जो जन्म लेते हैं उनको इन्फेंट कहा जाता है, उनके ऊपर अप्लाई की जाती है, या स्कूल जाने से पहले जो बच्चे होते हैं प्री स्कूलर्स होते हैं, who because of conditions surrounding their birth or home environments may be expected to experience developmental problems at a later time, जो कि अपने आसपास के जो जहाँ जन्म होता है उनके जो घर के माहौल होते हैं उनके कंडीशन के आधार पर में जो है उनके कारण से उम्मीद की जाती है कि वो डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम होती है बाद के समय में उनको जो है वो एक्सपीरियंस करे। The term is also used to refer to students who are experiencing learning problems in the regular classroom and are therefore at risk of school failure or of being identified for special education services। कहते हैं जो टर्म है इन्हें उन स्टूडेंट्स के लिए भी रेफ़र की जाते हैं जो कि लर्निंग प्रॉब्लम को जो है एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं रेगुलर क्लासरूम में, और इस तरह से जो है वो स्कूल फेल्योर में जाकर के वो रिस्क पे पहुंच जाते हैं या आइडेंटिफाई किए जाते हैं स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज के लिए। आगे दे रखे हैं सम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन शेयर सर्टेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और पैटर्न्स ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियर। कहते हैं कुछ जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं वो कुछ खास फिजिकल जो लक्षण होते हैं या पैटर्न होते हैं लर्निंग और बिहेवियर की, उनको वो दिखाते हैं, शेयर करते हैं। और अगर आप ये नीचे दिए गए हैं दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये जो लक्षण होते हैं फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एक्सेप्शनलिटी, तो ये एक्सेप्शनलिटी की कुछ कैटेगरी में आपको मिलेंगे, वो उसके अंतर्गत आते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले जो है इसमें वो है मेंटल रिटार्डेशन। इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन होती है, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पहले से। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ इनके अंदर होती है, मतलब डेवलपमेंट इनका लगभग उतना अच्छा नहीं हो पाता है नॉर्मल या एवरेज पर्सन की तरह। इनके अंदर सीखने की क्षमता भी कमज़ोर पड़ जाती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स, इनके अंदर में इमोशनल और बिहेवियर की भी समस्या होती है। ऑटिज़म होते हैं, ऑटिज़म का मतलब होते हैं ये मनमाना काम करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, इनके अंदर जो बोलने चालने की क्षमता होती है वो भी क्या होती है, कम पड़ जाती है। उसके बाद है हियरिंग इम्पेयरमेंट, इनके अंदर सुनने की जो क्षमता होती है वो भी कमज़ोर होती है, देखने की क्षमता भी कमज़ोर होती है। विजुअल इम्पेयरमेंट्स, फिजिकल एंड हेल्थ इम्पेयरमेंट, इनकी शारीरिक और जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी इनके अंदर होती है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, और जो ब्रेन इंजरी होती है वो भी इनका जो है वो ख़तरनाक होती है, ट्रॉमेटिक होती है या डरावना होती है। इनके अंदर बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ होती है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। गिफ्टेडनेस एंड स्पेशल टैलेंट्स, इनके अंदर गिफ्ट होती है या इनके अंदर कुछ खास टैलेंट भी होती है, वही दे रखे हैं यहाँ पे। अब आगे दे रखे हैं आगे, एज स्टेटेड प्रीवियसली ऑल चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग अ कॉन्टिनम। क्या कह रहे हैं कि जैसे कि पहले बताया गया है जितने भी चिल्ड्रन होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। उनके अंदर जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो अलग होती है, एक साथ ही अलोंग ए कॉन्टिनम। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन डिफर मार्केटली फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन, ये खास करके मार्केटली क्या होते हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन से जो है वो अलग होते हैं। दैट दे रिक्वायर एन इंडिविजुअली डिज़ाइंड प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कि व्यक्तिगत तरीके से इंस्ट्रक्शन के तरीके से जो प्रोग्राम बनाया गया है उनको अलग से इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम बनाया जाता है और वही चीज़ उनको सिखाया जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, स्पेशल एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड इफ़ दे आर टू बेनिफिट फुली फ्रॉम एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन की जो है ज़रूरत पड़ती है अगर उन्हें पूरी तरीके से एजुकेशन का फ़ायदा उठाना है तो। आगे दे रखे हैं इसमें, इट इज़ अ मिस्टेक टू थिंक दैट देयर आर टू डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज़ दोज हु आर एक्सेप्शनल एंड दोज हु आर रेगुलर। कि यहाँ पर में जो है सोचने गलत होगा। इट इज़ ए मिस्टेक टू थिंक कि दो डिस्टिंक्ट काइंड के जो चिल्ड्रन होते हैं, खास प्रकार के चिल्ड्रन होते हैं, यहाँ पे दे रखे हैं दैट देयर आर टू डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज़ दोज हु आर एक्सेप्शनल। एक तो ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं
और दूसरे वो होते हैं जो कि रेगुलर होते हैं। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर मोर लाइक अदर चिल्ड्रन देन दे आर डिफरेंट। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो होते हैं वो दूसरे चिल्ड्रन की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। देन दे आर डिफरेंट मतलब अगर डिफरेंस उनकी तुलना की जाए तो वो अलग होते हैं। किन से तुलना में अलग होते हैं? तो कहते हैं कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर मोर लाइक अदर चिल्ड्रन, ये अदर चिल्ड्रन की तरह जो है ज़्यादा होते हैं। देन दे आर डिफरेंट, ठीक है। नेवरथलेस एन एक्सेप्शनल चाइल्ड डज डिफर इन इम्पॉर्टेंट वेज फ्रॉम हिज पीयर्स विदाउट डिसेबिलिटीज़। मतलब इस सब के बावजूद भी नेवरथलेस जो एक एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं वो बहुत सारे तरीके से इम्पॉर्टेंट वेज में वो अलग अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? कि उनके साथ जो पढ़ने वाले पीयर्स होते हैं उनसे अलग होते हैं, क्योंकि ये जो पीयर्स पढ़ने वाले होते हैं ना, इनके अंदर डिसेबिलिटीज़ नहीं होती है, विदाउट डिसेबिलिटी होते हैं वो। एंड वेदर एंड हाउ वी रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू दोज डिफरेंसेस विल हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड सक्सेस इन स्कूल एंड बियॉन्ड। और कैसे या कब हम जो है इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं और उन सारी डिफरेंसेस को जो है हम समय पे उत्तर दे पाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती है वो बच्चों की स्कूल की ज़िंदगी या उसके बाहर की जो ज़िंदगी होती है, जब स्कूल से पढ़ के निकलता है तो उनकी जो सफलता होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है या मेजर इम्पैक्ट होता है। कीप दिस क्रिटिकल पॉइंट्स इन माइंड। कहते हैं ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हैं उनको अपने दिमाग में रखें एज यू रीड एंड लर्न अबाउट द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। जैसे कि आप एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में सीखते हैं या पढ़ते हैं। डिस्क्राइब्ड इन दिस टेक्स्ट, जो कि इस टेक्स्ट में डिस्क्राइब की गई है। एंड द स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू हेल्प देम, और स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम में जो कि उनको मतलब हेल्प करने में जो है वो मदद करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन जो प्रोग्राम डिज़ाइन टू हेल्प देम ये बनाए गए हैं जिससे कि उनको जो है हेल्प मिल सके और भी लैंग्वेज में। ठीक है, तो कहीं कहीं अगर बोलने में अगर इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है तो उनको थोड़ा मेंटेन कर लेना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हम क्रिटिकली तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहीं पे हम स्किप नहीं करते हैं, भागते नहीं हैं, कोशिश करते हैं हर एक चीज़ों को बताया जाए साथ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द टर्म एक्सेप्शनल इज़ इन रियलिटी एन अम्ब्रेला लाइक टर्म। ये जो है एक अम्ब्रेला लाइक टर्म है जो आपका टर्म एक्सेप्शनल है, विच एनकम्पसेस मैनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन। इससे बहुत सारे जो चिल्ड्रन के ग्रुप होते हैं उनको ये अपने दायरे में ले लेते हैं या उनको अपने जिम्मे में ले लेते हैं। एंड विद डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एबिलिटी, और ये उन बच्चों को भी ले लेते हैं जिनके अंदर में जो योग्यता होती है उनकी स्तर अलग अलग होती है हर एक ग्रुप की, विद इन ईच ग्रुप। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल और डिविएंट ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन। कहते हैं नीचे तो दिए गए हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के जो एक्सेप्शनल की टाइप्स कौन कौन सी, कैसे हम जानेंगे एक्सेप्शनल है या चिल्ड्रन की जो अलग अलग ग्रुप हैं उनके बारे में दिए गए हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले ऐसे दिए गए हैं जो गिफ्टेड होते हैं और क्रिएटिव ग्रुप होते हैं। मतलब इनको पहले से ही सब कुछ गॉड गिफ्टेड मिलता है और ये कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ये कॉपी नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? ये कॉपी नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे जो ग्रुप होते हैं ये कॉपिस्ट नहीं होते हैं, ये क्रिएटर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है फिजिकली और न्यूरोलॉजिकली हैंडीकैप्ड और ऑर्थोपेडिकली एंड हेल्थ हैंडीकैप्ड। या तो फिजिकली या तो न्यूरोलॉजिकली हैंडीकैप होते हैं या ऑर्थोपेडिकली और हेल्थ से हैंडीकैप्ड होते हैं। सेंसरी में जो है विजुअल और हियरिंग मतलब देखना और सुनना आता है, इससे हैंडीकैप्ड होते हैं। स्पीच हैंडीकैप्ड होते हैं जो बोलते हैं। इमोशनली हैंडीकैप्ड होते हैं, रोने धोने की क्षमता, हंसने की क्षमता, उससे ही हैंडीकैप्ड होते हैं। सोशली हैंडीकैप्ड होते हैं, मतलब समाज में भी सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं या डिसएडवांटेज होते हैं। लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं, इनके अंदर भी सीखने समझने की क्षमता भी कमज़ोर होती है। स्लो लर्नर्स और एकेडमिकली बैकवर्ड, ये बहुत धीरे धीरे सीखने वाले होते हैं या इनका जो एजुकेशन एकेडमिक लेवल पे देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा होते हैं। मेंटली हैंडीकैप्ड, और ये दिमाग से भी क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। आगे चलते हैं।
Among the exceptional children, the intellectually exceptional children encompass two large groups, each of which has different characteristics. कहते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंदर अगर जाएंगे तो उसमें इंटेलेक्चुअली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो होते हैं, मतलब जो बौद्धिक तरीके से जिनकी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन खास करके यहाँ पे नाम दिया गया है, इनमें दो ग्रुप जो होते हैं वो इनको अपने दायरे में लाते हैं या इनकम्पस करते हैं। ईच ऑफ विच हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हर एक ग्रुप के जो हैं अलग अलग लक्षण होते हैं। एट वन एक्सट्रीम आर चिल्ड्रन हु आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई मेंटल एबिलिटी। एक तरफ देखा जाए तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर में जो है वो काफ़ी उच्च क्वालिटी की मेंटल एबिलिटी होती है, उनके लक्षण होती है। दैट इज़ चिल्ड्रन हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, मतलब ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता बहुत ही बेहतरीन होती है, सुपीरियर होती है। एंड अदर एक्सट्रीम आर चिल्ड्रन, और दूसरी ओर जाएंगे तो हु आर रेफर्ड टू एज स्लो लर्नर्स। तो दूसरी ओर जाते हैं तो देखते हैं कि जो लर्नर्स हैं बहुत स्लो होते हैं, बहुत अच्छा उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, और ये मेंटली हैंडीकैप्ड होते हैं या मेंटली डिफिशिएंट होते हैं। आगे जाते हैं, देखते हैं कि चिल्ड्रन हुज IQ स्कोर इज़ 130, ऐसे बच्चे जिनका IQ स्कोर 130 है या उससे एबव है, आर रेफर्ड एज हाईली एबल्ड और गिफ्टेड, इन्हें हाईली एबल्ड और गिफ्टेड के रूप में गिनती की जाती है। ऑन द अदर हैंड देयर आर चिल्ड्रन हुज IQ इज़ बिलो एवरेज, दूसरी ओर ऐसे बच्चे जिनका एवरेज जो है 80 से 90 के बीच में होते हैं, उसके नीचे होते हैं, उन्हें स्लो लर्नर्स में गिनती की जाती है। आगे दे रखें, द मेंटली रिटार्डेड आर दोज हुज IQ स्कोर इज 70 एंड लेस। मेंटली रिटार्डेड वो होते हैं जिनकी IQ लेवल जो होती है वो 70 होती है या उनसे कम होती है। लेट अस नाउ कंसिडर इन डिटेल ऑल द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। कहते हैं अब हम जो है डिटेल में जो है वो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें हम गिफ्टेड और क्रिएटिव चाइल्ड को देखते हैं, ये कैसे होते हैं गिफ्टेड और क्रिएटिव चाइल्ड। तो ए गिफ्टेड चाइल्ड डज नॉट नेसेसरली पजेस ए वेरी हाई इंटेलिजेंस क्वोशेंट। गिफ्टेड चाइल्ड में खास करके ज़रूरत के हिसाब से जो है उसमें जो IQ या इंटेलिजेंस क्वोशेंट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। IQ उनकी बहुत ज़्यादा, वही है इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है IQ का फुल फॉर्म दे रखा है। एंड एक्सेप्शनल टैलेंट इन आर्ट, म्यूजिक, डांस एंड क्रिएटिव राइटिंग ऑल्सो आर इंक्लूडेड इन गिफ्टेडनेस। कहते हैं यहाँ पर में कि एक्सेप्शनल टैलेंट में आर्ट भी आती है, म्यूज़िक भी आती है, डांस भी आती है, क्रिएटिव राइटिंग भी आती है, ये भी गिफ्टेडनेस में शामिल होती है। सच ए चाइल्ड्स कॉग्निटिव एबिलिटीज़ प्लेस हिम इन द अपर 3 to 5% ऑफ द पॉपुलेशन। और ऐसे प्रकार की जो सोचने समझने की क्षमताएँ होती है उन्हीं को कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कहा जाता है। ऐसे बच्चों की वो उन्हें जितनी भी आबादी होती है उनमें 3 to 5% के ऊपर उनको रखती है। ए गिफ्टेड चाइल्ड एंगेजेस इन कन्वर्जेंट थिंकिंग। ए गिफ्टेड चाइल्ड किस में शामिल हो जाते हैं तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होते हैं वो दुनियादारी की जितनी भी चीज़ें हैं उनको वो पकड़ के एक जगह करती है, इसको कन्वर्जेंट कहा जाता है। एक होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक सोच से आपके पास कोई विचार है तो उसको अलग अलग शाखाओं में बांटते हैं, तो उनको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वहीं दे रखा है इसमें, वाइल ए क्रिएटिव चाइल्ड इज एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट थिंकिंग। गिफ्टेड चाइल्ड में क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, जबकि क्रिएटिव चाइल्ड में क्या होती है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। इनके अंदर होती है, जो भी इनके अंदर नॉलेज होती है वो इनको बहुत तरीके से जो है यूज़ करना चाहते हैं, इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। अब आगे इसमें दे रखा है कि द गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चाइल्ड रिक्वायर्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। गिफ्टेड और क्रिएटिव चाइल्ड जो होते हैं उन्हें अपने आप को व्यक्त करने की जो अपॉर्चुनिटी है उनको ज़रूरत होती है, चैलेंजिंग की और कम्प्लेक्स करिकुलम। इनकी जो करिकुलम होती है बहुत ही जटिल होती है। टीचर्स हु कैन फोस्टर टैलेंट एंड पीयर्स हु कैन स्टिमुलेट देयर इंटरेस्ट। टीचर क्या कर सकते हैं तो उनकी जो टैलेंट होती है उनको जगा सकते हैं, फोस्टर कर सकते हैं, और जो उनके साथ पढ़ने वाले पीयर्स हैं वो उनकी जो इंटरेस्ट होती है उनको आगे बढ़ा सकते हैं,
उनको जो है वो हेल्प कर सकते हैं डेवलप होने में। आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस के आखिर में कारण क्या होते हैं, कैसे गिफ्टेडनेस आ जाती है। तो गिफ्टेडनेस इज बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड, ऑल्दो सम साइकोलॉजिस्ट्स emphasize on the child's socio-economic status to be associated with his or IQ। कहते हैं गिफ्टेडनेस को अगर बायोलॉजी से जोड़ा जाए तो ये इसको डिटरमिन की जाती है, मतलब बायोलॉजिकली तरीके से इसको डिटरमिन या निश्चित की जाते हैं। भले ही कुछ साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो चाइल्ड की जो सामाजिक आर्थिक जो अवस्था है उनसे इनको जोड़ के देखा है, उनके ऊपर जोर डाला है उन्होंने, और उन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने माना है कि बच्चे की जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो उनकी IQ जो होती है उनसे जुड़ी हुई होती है। हेरिडिटी सेट्स द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, और जो उनकी वंशानुगत या हेरिडिटी होती है वो भी इंटेलेक्चुअल जो पोटेंशियल है इंडिविजुअल की उनसे सेट होती है, जुड़ी होती है। मतलब किसी बच्चे के अगर फादर बहुत ही इंटेलिजेंट है तो ज़्यादा संभावना होती है कि उनके बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा तेज होते हैं, इसी को हेरिडिटी कहा जाता है। एंड द एनवायरनमेंट डिटरमिन्स हाउ मच ऑफ इट इज़ रियलाइज्ड, और ख़ास करके वो माहौल जिसमें वो बच्चा रहता है या आदमी रहता है, ये जो है यह निश्चित करती है, डिटरमिन करती है कि कोई चीज़ को कैसे जो है वो आगे लाया गया है, या अगर उनके अंदर में क्रिएटिव क्षमता है, गिफ्ट है किसी बच्चे के अंदर में, तो जो बच्चा उस एनवायरनमेंट में जन्म लिया है वो एनवायरनमेंट उस बच्चे को कितना आगे निकालती है, तो ये भी चीज़ आगे यहाँ पे बताई गई है, जो यहाँ पे दिया गया हाउ मच ऑफ इट इज़ रियलाइज्ड। आगे दिए गए हैं स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम्स लाइक एनरिचमेंट, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़, एक्सेलरेशन एंड पुल आउट अप्रोच, विड्रॉल फॉर स्कूल क्लासेस फॉर स्पेशल ट्रेनिंग आर नीडेड टू रियलाइज हिज पोटेंशियल फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट एंड सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। कहते हैं खास अगर एजुकेशनल प्रोग्राम की बात किया जाए, जैसे कि एनरिचमेंट मतलब कुछ और अच्छा करने के लिए, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एक्सेलरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, और पुल आउट जो अप्रोच होती है मतलब स्कूल क्लासेस के लिए जो है वो विड्रॉल कर देना, स्पेशल ट्रेनिंग जब हो रही होती है, तो ये सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आर नीडेड किसके लिए, टू रियलाइज हिज पोटेंशियल, जिससे कि उनको पता चल रहा है कि उनके अंदर कितनी पावर है, उनको एहसास करने के लिए, जिससे कि अपनी पर्सनल फुलफिलमेंट को पूरा कर सके और साथ ही साथ सोशल कंट्रीब्यूशन कर सके, समाज में वो अपना योगदान दे सके। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं 3.5 में स्लो लर्नर और बैकवर्ड चाइल्ड। ये पिछड़े बच्चे होते हैं या इसी को स्लो लर्नर भी कहा गया है। तब द बैकवर्ड चाइल्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्लो लर्नर, मतलब जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनको स्लो लर्नर के नाम से भी जाना जाता है। द चाइल्ड इज़ अनेबल टू कोप विद रूटीन वर्क नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑफ हिज हर एज ग्रुप। ऐसे जो चाइल्ड होते हैं वो अपने जो रूटीन वर्क होते हैं उनको से निपटने में जो है वो अयोग्य होते हैं नॉर्मली रूप से, जैसे उनसे उम्मीद की जाती है, उनके ग्रुप वाले से उम्मीद की जाती है, क्योंकि उनके एज के जितने भी बच्चे होते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन ये जो स्लो लर्नर वाले होते हैं बैकवर्ड चाइल्ड वो नहीं कर पाते हैं। द रेट ऑफ लर्निंग इज़ द बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग स्लो लर्नर्स, मतलब जिस दर से या रेट से ऐसे लर्नर्स जो है कोई चीज़ को लर्निंग करते हैं उनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्लो लर्नर्स है या नहीं है। He finds it difficult to keep pace with a normal child in his school work। कहते हैं स्कूल वर्क में जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाने के चलने में, ठीक है, उन्हें क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती है। आगे दे रखे हैं 3.5.1 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स के लक्षण क्या क्या होते हैं वहीं दे रखे हैं इसमें। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर्स आर एज गिवन बिलो। स्लो लर्नर्स के जो लक्षण हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला तो यह है, पॉइंट दे रखे हैं, दे हैव लिमिटेड कॉग्निटिव कैपेसिटी। उनके अंदर में सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो लिमिटेड होती है। फॉर देम रैशनल थिंकिंग इज़ इम्पॉसिबल। उनके लिए जो तर्क संबंधित जो सोच है वो असंभव होती है। दे हैव द कैपेसिटी फॉर रोट लर्निंग एंड कैन रिटेन इन मेमोरी whatever is learnt only with a lot of practice and revision in comparison with a normal child। कहते हैं
नॉर्मल चाइल्ड की तुलना में अगर देखा जाए तो उनके अंदर ऐसे कैपेसिटी होती है कि वो चाहते हैं कि याद करें और अपने मेमोरी में याद की हुई चीज़ को भर के रख सके, जो भी उन्होंने सीखा है, केवल काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के जरिए या रिवीजन के जरिए। दे हैव पुअर मेमोरी, इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। दे आर डिस्ट्रैक्टिव एंड लैक कॉन्सेंट्रेशन इन क्लासरूम, कहते हैं उनका ध्यान जल्दी इधर उधर भटकने लगता है और क्लासरूम के अंदर में उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो भी कमज़ोर होती है। दे हैव एन इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज, उनके अंदर में बोल करके कोई चीज़ बताने की क्षमता में वो कमज़ोर होते हैं, इनएबिलिटी होती है उनमें। द स्लो लर्नर हैज़ कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऑडिटरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, विजुअल मोटर प्रॉब्लम्स एंड सोशल इमोशनल प्रॉब्लम। जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनके अंदर में कॉग्निटिव प्रॉब्लम होती है, सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर होती है, जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड समस्याएं होती है। उनके अंदर में ऑडिटरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम होती है, मतलब सुन करके समझने की क्षमता जो होती है वो भी कमज़ोर होती है। विजुअल मोटर प्रॉब्लम्स होती है, मतलब देख करके कोई चीज़ समझने की क्षमता जो होती है, और साथ ही साथ सोशल इमोशनल प्रॉब्लम होती है, समाज में अपने आप को सही से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। आगे दे रखे हैं कॉजेज ऑफ स्लो लर्निंग। आखिर में ये स्लो लर्निंग जो होते हैं इनके क्या क्या कारण होते हैं। आखिर में ये जो सीखने वाले होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, इनके अंदर में क्या क्या कारण होती है, क्यों वो स्लो लर्नर रह जाते हैं। तो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन कैन बी क्लासिफाइड इनटू एजुकेशनल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। कहते हैं जो लर्निंग जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उन्हें एजुकेशनल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं उनके आधार पर में बांटा जा सकता है, क्लासीफाई किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एजुकेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो दे रखे हैं इसमें, लर्निंग डिसेबिलिटीज कैन बी कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट, इनएप्रोप्रिएट टीचिंग, अनस्किल्ड एंड इनएफिशिएंट ट्रेन टीचर्स, टू हाई और लो टीचर्स एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स चिल्ड्रन एंड इनएप्रोप्रिएट मटेरियल्स एंड करिकुलम। लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, कैसे हो सकती है, तो अपर्याप्त और अनुचित तरीके से टीचिंग करने से, पढ़ाने से। अगर कोई टीचर अनस्किल्ड है, स्किल नहीं है उनके अंदर में, उनके वो गुण संपन्न नहीं है, ट्रेंड नहीं है, इनएफिशिएंट ट्रेंड टीचर है, और वो बच्चों से जो है काफ़ी ज़्यादा या बहुत ही कम जो है वो डिमांड करते हैं, ये भी हो सकता है। या यह भी कह सकते हैं कि ऐसे टीचर जो बच्चों के सामने आ जाए और काफ़ी उनके लेवल से ऊंचा पढ़ाने लगे, या ऐसे टीचर बच्चे के सामने आए जो कि बिल्कुल पढ़ा ही ना पाए, तो इससे भी बच्चा जो के अंदर जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ जाती है। इसलिए दे रखा है टू हाई और लो टीचर्स एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स चिल्ड्रन, या चिल्ड्रन के प्रति उनका टीचर का विचार रहता है कि बहुत ही अच्छा करे या नहीं के बराबर करे, तो इससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। साथ में जो मटेरियल और करिकुलम बच्चे को दिया गया है वो भी ठीक ठाक नहीं होते हैं, इनएप्रोप्रिएट होते हैं। आगे दिए हुए हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। The factors that will cause learning disability under this will include perception and lack of conceptualization. कहते हैं ऐसे फैक्टर जो कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के जो है कारण बनेगी, इसके अंतर्गत उसमें क्या क्या शामिल होती है, तो परसेप्शन शामिल होती है और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की कमी होती है, उसमें कॉन्सेप्ट के तरीके से सीखने की कमी होती है। क्लासरूम भी क्लाइमेट भी उतना अच्छा नहीं होता है, अनहेल्दी क्लासरूम क्लाइमेट होती है। एंड लैक ऑफ स्कॉलिस्टिक मोटिवेशन, और स्कॉलिस्टिक मोटिवेशन बच्चे में नहीं होती है। आगे दे रखे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होती है? द कॉजेटिव फैक्टर्स अंडर दिस विल इंक्लूड अनस्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट एट होम, लैंग्वेज डेप्रिवेशन इन द एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। कहते कुछ और भी कॉज हैं इसके जो इसके अंतर्गत आती है, वो ये होती है कि घर पर में जो बच्चे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं उनको बार बार जो है स्टिमुलेट नहीं किया जाता है, उनको अंदर में जोश पैदा नहीं किया जाता है, और लैंग्वेज डेप्रिवेशन इन द एनवायरनमेंट, और जो लैंग्वेज डेप्रिवेशन भी होती है, खास करके जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं वहाँ पे भाषा की समस्या ज़्यादा होती है। लैंग्वेज प्लेज द क्रूशल रोल इन चाइल्ड्स एनवायरनमेंट। कहते हैं लैंग्वेज जो होते हैं एक बहुत ही आवश्यक रोल या क्रूशल रोल जो है प्ले करती है चाइल्ड के जो एनवायरनमेंट होती है उसमें। आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं?
फिजियोलॉजिकल हमारे शरीर से संबंधित होते हैं। दीज इंक्लूड ब्रेन इंजरी, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? ब्रेन इंजरी, मान के चलिए ब्रेन ही डैमेज हो गया, ठीक है। इसके बाद डैमेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही मान के चलिए खराब हो गया। जेनेटिक फैक्टर भी इसमें हो सकते हैं। प्रीनेटल पोस्टनेटल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जन्म से पहले या जन्म के बाद की समस्याएं, विच ऑल में लीड टू लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो कि हो सकता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण बन सकता है। और अगला जो है इस पार्ट का जो है लास्ट जो है वो 3.5.3 है। इसमें दे रखे हैं एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर स्लो लर्नर्स। आखिर स्लो लर्नर्स होते हैं तो उनके लिए एजुकेशनल क्या क्या प्रोग्राम बनाए गए हैं उनके बारे में दिया गया है। तो दीज मेजर्स इंक्लूड द फॉलोइंग, तो इसमें कुछ फॉलोइंग जो है वो उपाय सुझाए गए हैं इसके लिए। पहला तो यह है कि इलास्टिक करिकुलम इतना जो है वो टफ नहीं होना चाहिए। रेमेडियल इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उनका समय समय पर सुधार होनी चाहिए। एनवायरनमेंट बिल्कुल बेहतर या हेल्दी होना चाहिए। मोटिवेशन होनी चाहिए। इंडिविजुअल अटेंशन होना चाहिए, मतलब मीन्स एक बच्चे को पकड़ करके और उनके अंदर में जो कमी है उनको दूर किया जाना चाहिए, इसी को इंडिविजुअल अटेंशन कहा गया है। स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग, और टीचिंग का कुछ खास तरीका होना चाहिए इसमें, ठीक है। आगे हैं कि सिंपल मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का मेथड बहुत सिंपल होना चाहिए। बेस्ड ऑन कंक्रीट एक्सपीरियंसेस टू बी यूज्ड, और ये कंक्रीट एक्सपीरियंसेस के ऊपर आधारित होना चाहिए। वर्बल इंस्ट्रक्शन शुड बी लिमिटेड, बोल करके अगर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो वो लिमिट होना चाहिए, सीमित होनी चाहिए। ऑडियो विजुअल एड्स टू बी यूज्ड, और ऐसे बच्चों को बोल करके, मतलब खास करके जो वीडियो के जरिए है या वीडियो में जो आवाज़ साउंड आती रहती है, ऑडियो आती रहती है, या टेप रिकॉर्डर के जरिए आप उसको कुछ सुना करके रिकॉर्डिंग के जरिए भी जो है उसको सिखा सकते हैं। लेकिन बोलने के ऊपर कहा रहा है लिमिट करने के ऊपर ध्यान रखिएगा। वर्बल इंस्ट्रक्शन जो है वो लिमिट कर रखा है, लेकिन ऑडियो मतलब सुन करके और दिखा करके जो है अगर ऐसे बच्चों को जो है को सिखाया जाता है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग कैन बी हेल्पफुल, क्योंकि ऑडियो वीडियो विजुअल एड जो है उसे प्रोजेक्ट मेथड जो आजकल क्या होता है स्मार्ट क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगता है जिससे कि बच्चा जल्दी सीख सके, और ये टीचिंग जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आगे होमवर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्रेस कार्ड टू बी यूज्ड, इसमें होमवर्क और प्रोग्रेस कार्ड की जो मेंटेनेंस होती है वो भी यूज़ की जानी होती है। तो लगता है इसके साथ जो है 3.5.3 तक हमने कवर कर लिया है। हाँ बिल्कुल कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है इसी यूनिट का जो है उसमें हम मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन करेंगे, और तब तक में जस्ट आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जस्ट सी यू इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।